हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि ईएमआई चैप्टर देख रहे थे तो ईएमआई चैप्टर का कुछ और प्रॉब्लम, क्योंकि ईएमआई बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आइए कुछ न्यू टाइप का प्रॉब्लम करेंगे। हालांकि इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं, तो अगर आपको वो समझ में आया होगा तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया हुआ है और एक फ्रेम है जिसका आपको विड्थ दे दिया हुआ है, और इसका विड्थ क्या दिया हुआ है, आपको डी दे दिया हुआ है। यानी कि एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है जिसका विड्थ आपको डी दे दिया हुआ है और इसका मास जो कि m दे दिया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस जो कि आपको r दे दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट में आप x का एक्सेलरेशन बताइए, और इस पे F फोर्स इधर से एक्सर्ट किया गया है बाहर के साइड से कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाले पार्ट में पहुंचे। तो जैसा कि इसमें फोर्स F इधर एक्सर्ट किया गया है, इसको अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड इंटर कराने के लिए इस पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है, वो आपको F फोर्स, यानी कि F force applied on a rectangular wire frame, so find their acceleration of the frame। फर्स्ट पॉइंट में आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है इस वायर रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम पे वो कितना लग रहा है, F लग रहा है, जिसकी वजह से ये इंटर करे किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अब क्या पूछ रहा है? फर्स्ट तो इजी था। सेकेंड पूछ रहा है कि after some time frame will move with constant velocity। तो ऐसा होगा कि पहले तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ कि पहले क्या था, पहले आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया और अब कह रहा है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचा तब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि ये पोजीशन आपको दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0 पे, और आफ्टर टाइम t, यानी कि अब यहाँ पे टाइम जो है t हो गया, ये इनिशियल स्टेज है, और t टाइम के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द फ्रेम विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी फ्रेम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज v0, so constant velocity till the whole frame enters into the magnetic field। ये तब तक होता है जब पूरा का पूरा फ्रेम, ये कह रहा है कि ये इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी तब तक होता है till the frame, whole frame, पूरा का पूरा फ्रेम क्या हो जाना चाहिए, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो जाना चाहिए। यानी कि बाहर वाले पॉइंट पे तो वैसे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, only F force which is applied externally from the right side of this rectangular wire frame, but inside when this whole frame enters the magnetic field, its velocity, that is a constant velocity v0 after some time, so find out the velocity that is v0। और लास्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि वो वेलोसिटी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत, मतलब कि देखिए, जब भी क्वेश्चन आपको ईएमआई का रहे हैं, इसमें ईएमआई का कंसेप्ट बहुत कम है और इसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्ट आपका मैकेनिक्स का है। तो इसमें सिंपल सा बात है कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सारा चीज़ ले आए। जब भी प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता है तो आपको मैकेनिक्स प्लस ईएमआई दोनों को मर्ज किया, यानी दो कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन में मर्ज करके इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, आई होप कि इसमें क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दिस रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑन द राइट साइड एंड its velocity is constant till the whole rectangular frame enters into the magnetic field after all the time t, after some time। so आपको वेलोसिटी भी निकालना है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी निकालना है, और वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज कर रहा है वो भी आपको निकालना है। तो एक्सेलरेशन बताइए
जैसा कि ये टोटल, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में जब ये इंटर कर रहा है तो इस पे दो फोर्स लगेगा। एक तो अप्लाइड फोर्स F विच इज अप्लाइड एक्सटर्नली, ये फोर्स इस पे बाहर से राइट साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। और दूसरा, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो अब कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी बी फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम पहले डील कर चुके हैं, तो अब इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बी फील्ड, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तब इस पे फोर्स लगेगा कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स आई बी एल। अब आई क्या है? करंट जो कि इसमें पास करेगा, रेक्टेंगुलर वायर में जो करंट पास करेगा, आई बी एल, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है। और इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो कैपिटल एफ दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन बताइए। तो सिंपल सा बात है, पहले हम ये देखते हैं कि ये फोर्स लग रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसमें हम हमेशा यूज करते हैं आई डी एल क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी, ये आपका हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स। यानी बी फोर्स का अगर आपको डायरेक्शन पूछे तो बी फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा आई डी एल क्रॉस बी। अब डी एल किधर है? जिधर करंट है उधर डी एल है। अब ध्यान से देखिए, इसका विड्थ आपको दे दिया हुआ है। अब हम इसमें पहले ये देखते हैं कि करंट का फ्लो किधर होगा। तो सिंपल सा बात है कि करंट का फ्लो, अब ये इस डायरेक्शन से आ रहा है तो V क्रॉस B, इसमें फोर्स किधर लगेगा? V क्रॉस B, फोर्स इस पे राइट साइड लग रहा है तो ये आगे जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी आगे है। तो एक तो आपको यहां से भी आपको पता चलता है Q V क्रॉस B। अब जिससे आपको निकालना है V क्रॉस B, तो V इधर राइट साइड जा रहा है, क्रॉस अंदर है, तो फोर्स इधर लगेगा। सिंपल सा बात है। V किधर जा रहा है? V डायरेक्शन वेलोसिटी का इधर है, क्योंकि इस पे F फोर्स लग रहा है इनिशियली। तो फोर्स अगर F लगेगा वो भी इस साइड से लग रहा है, इम्पोज्ड F एक्सटर्नली, तो इस पे राइट साइड से फोर्स लग रहा है तो ये आगे जाना पसंद करेगा, यानी वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में होगा। तो V क्रॉस B, तो V राइट साइड, क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका इनवर्ड ऑफ द प्लेन, इनवर्ड ऑफ द प्लेन, प्लेन के इनवर्ड है। और V क्रॉस B का मतलब ये थंब का जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा तो इधर क्या हो जाएगा? सिंपल, जिधर लगेगा फोर्स उधर पॉजिटिव टर्मिनल, और जिधर नहीं लग रहा है उधर नेगेटिव टर्मिनल। तो ध्यान से देखिए, करंट का फ्लो किधर हो जाएगा? इधर आ जाएगा। तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं डीएल क्रॉस बी, तो इधर, तो इस पे राइट साइड लग रहा है। तो सिंपल, ध्यान से देखिए, करंट नीचे और ये पाम का डायरेक्शन होता है, तो पाम का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, और ये वेलोसिटी को दिखाता है या डीएल को दिखा रहा है। तो डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या है? वही है जो डीएल का डायरेक्शन है। तो डीएल क्रॉस बी, तो ध्यान से देखिए, डीएल करंट नीचे जा रहा है, क्रॉस बी तो इधर लगेगा, यानी कि इस पे इधर फोर्स लगेगा। ये फोर्स है बी फोर्स, लिख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पे एक तो फोर्स पहले से जो लग रहा है एक्सटर्नली वो इधर लग रहा है, और इस पे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो इसको अपोज किया जा रहा है। और V क्रॉस B का मतलब इधर थंब का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन, तो थंब इधर डायरेक्टेड है तो इधर एक फोर्स इस पे लगेगा। और ये फोर्स कौन सा होता है? ये फोर्स आपका हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स, B फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। और आपसे पूछा है एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो एक्सेलरेशन के लिए तो पहले आपको नेट फोर्स होना जरूरी है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो और आपसे इसीलिए एक्सेलरेशन पूछा है। तो
तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक दूसरे को अपोज करेगा। अब ध्यान से देखिए, एक फोर्स F लग रहा है जो क्या चाह रहा है कि आगे जाए, एक फोर्स F इधर से लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपका होता है VBL। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू जो होता है VBL, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किए थे। तो सिंपल सा बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू VBL, और L यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L की जगह पे D हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VBD, और फुल्ली होता क्या है VBL, और L यहाँ लेंथ क्या है, लेंथ आपको इसका विड्थ देखना है जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताएं, और इसमें भी इधर ही है। तो सिंपल सा बात है, करंट का फ्लो इधर हो रहा है एग्जैक्टली इसमें भी हम काम करेंगे तो क्या आ जाएगा VBD। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फोर्स जो कि इसको अपोज कर रहा है, और जबकि एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको आगे जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो नेट फोर्स हमको पता होना चाहिए, और उसको लास्ट में क्या करेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब आपको पता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो पहले हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए। नेट फोर्स तो पता हो जाए, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्या ये आगे जाएगा, क्या ये पीछे जाएगा, ये इधर से सपोर्ट कर रहा है, ये इधर से सपोर्ट कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सिंपल सा बात है, क्योंकि ये आगे जा रहा है तो ये वाला फोर्स कैपिटल F ज़्यादा है, और मैग्नेटिक फोर्स जो इसको रोक रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का है, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स विच इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ रेडियस, रेजिस्टेंस, विड्थ, मास इन टर्म्स ऑफ इसके टर्म में होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, ईएमएफ का वैल्यू आपका क्या है कि हमको क्या चाहिए फोर्स, जबकि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया है, तो यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे। तो ईएमएफ का वैल्यू क्या आ गया VB, और इसका लेंथ दैट इज D, तो VBD। तो ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ V बराबर IR, तो इसको हम लिखेंगे I इंटू R दैट इज इक्वल टू VBD। तो यहाँ से I करंट इसमें क्या हो जाएगा VBD डिवाइडेड बाय R। तो क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, V बराबर E बराबर किसके होता है, V बराबर IR। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I निकल जाएगा, तो I निकलेगा तो यहाँ R जो है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो करंट आपको निकल गया। और आपको फोर्स चाहिए मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हम क्या बताएं अभी, IBL, अबला नारी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, I करंट का वैल्यू आ गया, तो मैग्नेटिक फोर्स B फोर्स दैट इज IBL, I का वैल्यू VBD बाय R। तो I और फिर मल्टीप्लाई किसका करना है, B से और उसके बाद D से, तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फोर्स। तो अब तक आप क्या क्या निकाल लिए, एक्सटर्नल फोर्स, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आया तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और कौन ज़्यादा इस पर डोमिनेट करेगा, तो एक्सटर्नल वाला ज़्यादा डोमिनेट करेगा, और वैसे वो डिपेंड करता है कि किसका वैल्यू ज़्यादा है। आप ध्यान से देखिए, नेट फोर्स यानी कि दो फोर्स लग रहा है, एक इधर एक इधर, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, V IBL, तो यहाँ से आपका D स्क्वायर हो जाएगा, V D स्क्वायर, और वहाँ पे आपका हो जाएगा B स्क्वायर बाय R। ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है, फोर्स। और फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन तो अब इजी है, एक्सेलरेशन
तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अब फोर्स निकल गया नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, इसको मास से डिवाइड कर देंगे। एक्सेलरेशन तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ माइनस वी डी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा एफ आर माइनस वी डी स्क्वायर बाय आर इंटू एम। सो उसके बाद क्या हो जाएगा, अपोज करेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले ये क्या करेगा, उस पर डोमिनेट करेगा, तो ये ज़्यादा रहेगा, तो जिसके वजह से आपका एक्सेलरेशन ये आएगा। लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वेलोसिटी यानी कि एक्सटर्नल वेलोसिटी और इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो वो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी देगा, दैट इज v। v क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे हमको ये आपको कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा v नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन जीरो होना पड़ेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो कांस्टेंट वेलोसिटी तभी आएगा जब एक्सेलरेशन उसमें क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वेलोसिटी का बढ़ना या घटना जीरो हो जाए तभी आपको, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी सेकंड वाले पार्ट में वही पूछा है कि आप बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा जब when after time t when after time t magnetic force balances the external force, मतलब मैग्नेटिक फोर्स उसके एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, दोनों एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तब आपको क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स बिकम्स जीरो, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और आपसे वही कांस्टेंट वेलोसिटी पूछा है सेकंड वाले पार्ट में, तो दैट इज जीरो। तो अब एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, अब निकालना है आपको कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या होगा, यानी आगे लगने वाला फोर्स इधर राइट लगने वाला लेफ्ट के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, वो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, सो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो होगा, याद रखिएगा, फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स बिकम्स जीरो, और अगर नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है तो दैट इज इक्वल टू एफ राइट साइड लगा, ये नेट फोर्स अगर जीरो हुआ तो ये क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, डी स्क्वायर बाय आर, दैट इज इक्वल टू वी डी स्क्वायर बाय आर, दैट इज एफ। तो यहाँ से आपका कांस्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू आपको सिंपली एक ही वेलोसिटी है v, वो आपका आ जाएगा, तो v का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा एफ आर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये उसका वेलोसिटी आएगा, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी। When external force balances the magnetic force, then its velocity is constant. The value of constant velocity is this, constant velocity.
अब ध्यान से देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट आपसे पूछ रहा है वो बहुत कि इसका वेलोसिटी आप बताइए आफ्टर टाइम t, वो वेलोसिटी किस रेट से चेंज करेगा और उसका वैल्यू आपको निकालना है। होपफुली ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ताकि आपको समझ में पूरा का पूरा मैकेनिक्स प्लस EMI दोनों का एकदम मिक्स क्वेश्चन है। तो दो पार्ट तो आपको क्लियरली समझ में आ गया। वेलोसिटी पहले क्या था, पहले इसका एक्सेलरेशन था, फिर लास्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया, तो अब वो v नॉट है। तो आप ये बताइए कि ये किस रेट से चेंज करता है, यानी इसका वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपको इसमें बताइए कि किस रेट से डिक्रीज कर रहा है और होपफुली उसका वैल्यू यही होगा। तो आप बताइए कि पहले उसका एक्सेलरेशन a था, एक्सेलरेट कर रहा था, उसके बाद लास्ट में एक्सेलरेशन खत्म हुआ, फिर कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो आप बताइए कि किस रेट से उसका वेलोसिटी चेंज करेगा आफ्टर t। मतलब अगर आपसे पूछे कि t टाइम के बाद आप उसका वेलोसिटी बनाएं, यानी कि लास्ट वाले पार्ट में आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम आफ्टर टाइम t, क्योंकि इसका वेलोसिटी जो है, या आप ये समझिए कि आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे आपको उसका वेलोसिटी पूछ रहा है, सो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। 2 पॉइंट हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी आपको आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया था, इसको डिवाइड कर दिए थे, डिवाइडेड बाय मास। तो 2 चीज आपका आ गया, उसी को हेल्प यूज करके हमको क्या निकालना है लास्ट वाले पॉइंट में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो कांस्टेंट है ना, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो जैसा कि ये आपको कांस्टेंट वेलोसिटी FR डिवाइडेड बाय d² और लास्ट में एक्सेलरेशन आया था, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, FR माइनस v d²। फर्स्ट वाले पॉइंट में FR माइनस v d² डिवाइडेड बाय RM। आपको चाहिए क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम आफ्टर टाइम t। मतलब अगर आपसे पूछे कि 3 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी बताइए, 4 सेकंड बाद बताइए, 5 सेकंड बाद, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, आपको तो ये पता है कि पहले इसका एक्सेलरेशन था, लास्ट में ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाता है। तो 2 ही चीज आपको पता है, लेकिन आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो पता नहीं है कि किस t का कौन सा वैल्यू रखें। यानी अगर आपसे पूछ दे कि t इज इक्वल टू आफ्टर द टाइम 4 सेकेंड, आफ्टर द टाइम 4 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम। सो इसको एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख दें, क्या है, FR माइनस v d² बाय RM, यहाँ पे आपका dv/dt दिया हुआ है। अब क्या समझिए कि ये मैकेनिक्स और EMI दोनों का कंसेप्ट यूज करके इसको डील किया गया है। अब बस आप इंटीग्रेट कर ले और यहाँ से v का वैल्यू निकल जाएगा, जैसा कि आपको पता है, FR माइनस v d² बाय RM दैट इज इक्वल टू dv/dt। अब इधर v रखे, इधर t रखे, तो इधर हो जाएगा FR माइनस v d² बाय RM, और इधर आ जाएगा आपका dt और इधर आ जाएगा dv। अब ध्यान से देखिए, कुछ को ट्रांसफर कर दे और यहाँ से आपको क्या निकालना है, v निकालना है।
कर देंगे। अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। अब ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि इनिशियली फ्रेम रुका हुआ है, और फाइनली इसका वेलोसिटी v होगा। तो इनिशियल 0 और मैक्सिमम इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v नॉट, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम सिंपल सा बात है, ये आपका लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में रखेंगे मिनिमम, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v नॉट होगा। तो ये आपका लोअर लिमिट होता है, तो मिनिमम वेलोसिटी इसका 0 होगा, मैक्सिमम इसका वेलोसिटी v होगा, और इधर टाइम है तो टाइम 0 से t। ये क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ये आपका है अपर लिमिट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसका क्या हो सकता है, दैट इज v नॉट, दैट इज v नॉट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसका v नॉट होगा, मिनिमम वेलोसिटी आपको 0 होगा, और टाइम है। बस इसको क्या करें, राइट साइड कर ले। अब तो ये बेसिक इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम रहा, तो एफ आर माइनस वी डी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय, तो ये आपका हो जाएगा इनटू, ये वाला टर्म राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं और इधर बच जाएगा सिर्फ आर एम। ये वाला टर्म जिसमें v कंटेंट है राइट साइड ले जाते हैं। अब तो ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम रह गया, अब तो ये कुछ है नहीं, तो इधर क्या करेंगे 0 से t, और इधर बचेगा dt बाय आर एम, और इधर ले आते हैं dv डिवाइडेड बाय एफ आर माइनस v डी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मिनिमम 0 और मैक्सिमम v नॉट। बस अब इसका क्या कर लेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, तो dt का क्या हो जाता है, dt का t हो जाएगा, t, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, आर एम, 0 से t, ये हो गया। अब राइट साइड को इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, बाकी सब जो कांस्टेंट टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, बेसिक इंटीग्रेशन है, इसमें नॉट ए बिग डील। ये इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है लॉग हो जाएगा ln, और सिंपल सा बात है v में जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाता है, और इधर पे आ जाएगा आपका log एफ आर माइनस वी डी स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल सा बात है, ये लॉग हो गया, और जो इसमें v में मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो डिवाइड में आ जाएगा क्या, डी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया सिंपली डिवाइड में, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये इधर से आपका हो जाएगा t बाय आर एम के बराबर है। तो बस इसको हम यूज करके यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू, v का वैल्यू। अब ये tm क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर t बाय आर एम था, और इधर आ जाएगा डी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, v नोट का वैल्यू क्या होता है, एफ आर डी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इसको उसके टर्म में लिख लेंगे, डी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और r तीनों आपको मिल रहा है, और लास्ट में इसको हम क्या करेंगे, ln है, तो ln को अगर हम करेंगे तो ये आपका एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, तो ये सारा एक्सपोनेंट में आ जाएगा, e का पावर आ जाएगा, और इधर बचेगा क्या, एफ आर माइनस वी डी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इजी अगर हम करें तो आपका सिंपल सा बात है, वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। अब जैसा कि पता है कि इसको v नोट वैल्यू दे देंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा वेलोसिटी, दैट इज v वेलोसिटी आपका आ जाएगा, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, और आपका आ जाएगा v नोट 1 माइनस e की पावर एफ टी बाय आर एम। ये आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम चारों पार्ट इसका एक एक करके डील किए, इसका इंटीग्रेशन भी बहुत दिया जाएगा, इसको बस यूज कीजिएगा, और यहाँ से v नोट का वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो वेलोसिटी आपका आ जाएगा v नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस एफ टी
divided by v naught into m. So hopefully this is the